द्वारा संचालित दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकगण और इस मुहिम से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्तागण के साथ मैं आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अभिनंदन करते हुए मैं आज इस चैनल के माध्यम से कुछ जरूरी बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमारे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे शैक्षिक संगठनों का जो दायित्व और उसमें दिक्कतें अड़चनें आ रही हैं, उसी कड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आप सबको जो बहुत नितांत जरूरी भी है और चिंतन का विषय भी है। मित्रों, हमारे विशेष वर्ग जो दिव्यांगजनों के विशेष वर्ग हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से दया के पात्र रहे हैं, या जो लोग इसे समान अधिकार अवसर नीति से जोड़ने के अभियान चलाए, उन लोगों, उन स्वैच्छिक संगठनों आदि के मनोबल को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जो आज मेरे जानकारी में है, वो एक तो विकलांग साथी ट्रस्ट है और उसी का एक अंग है दिव्यांगम चैनल। इसके साथ साथ बहुत पहले से ही, या यूँ कह लूँ सन 70 में एक दृष्टिहीनों द्वारा संचालित संगठन था जिसको ग्रेजुएट फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड कहते थे, नेशनल ग्रेजुएट फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। बाद में उसे ग्रेजुएट शब्द हटा करके जनसाधारण के लिए खोलने के इरादे से ग्रेजुएट शब्द हटाया गया और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जो वर्ल्ड यूनियन ऑफ द ब्लाइंड से एफिलिएटेड है, संचालित है। और मुख्य रूप से वो परियोजना परिचालन के क्षेत्र में काम कर रहा था। सन 78 में इस संगठन ने इसके स्वरूप के बदलाव के लिए बहुत बड़ा मुहिम चलाया और उसके राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से, मित्रों, उसके राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम अव्यवस्थाएं फैल गईं और तत्कालीन जो राष्ट्रीय महासचिव थे उनको निर्वाचित करके और नया कार्यवाहक महासचिव नामित करके आदरणीय संतोष कुमार ऊंचा जी को बनाया गया। उसके बाद से 20 मई 1984 तक वे महासचिव और अध्यक्ष पद को विभूषित करते रहे और इसके बाद उन्होंने अपने आप को संघ से पृथक किया। तत्पश्चात 7 फरवरी 87 को दोबारा वो महासचिव बने इस संगठन के और तब से निरंतर वो अब तक राष्ट्रीय महासचिव बने हुए हैं। मित्रों, आज राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के विस्तार की बात या विस्तार से चर्चा की बात सिर्फ इसलिए मैंने चुना है क्योंकि इन दिनों प्रदेश में प्रांतीय चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही थी और लगभग 14 राज्यों में इसके ब्रांच का पुनर्गठन होना है। इसमें बिहार में हो चुका है और उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया संचालित है। इसी में मैं पूरी तरह से गत 42 वर्षों से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। ये इंडिया का एकमात्र संगठन ऐसा हुआ करता था जो एडवोकेसी के क्षेत्र में काम करके एक प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपनी पहचान बनाया था। बहुत लोगों की आस्थाएं निष्ठाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े काम इस प्लेटफॉर्म पे किए गए और निस्संदेह सार की फॉर द डिसेबल्ड या जो 93 को बनाया गया था उसके लिए, या फिर वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, वर्ल्ड डिसेबल्ड ईयर 80 को मनाया गया था, उसमें इसका अहम योगदान रहा है। बाद में हम लोग की स्थिति ये हुआ करती थी कि हम आंदोलन करते थे, सेमिनार करते थे, चुनाव करते थे और हमेशा कर्जे में रहते थे।
हमारे पास अपने कर्मचारियों को पैसा देने के लिए भी पैसा नहीं होता था। कुछ परियोजनाएं हमारी थीं, कुछ असलियत में चलती थी, कुछ कागज़ों पे चलती थी। प्लेसमेंट सर्विस स्कीम या ब्रेल प्रेस, बुक बाइंडिंग प्रोजेक्ट और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी प्रोजेक्ट, ये हम लोग कराते थे। और इसी से जो भारत सरकार से पैसा मिलता था हम लोग संगठन चलाया करते थे। नई शताब्दी आई और हमारे बीच एक आर्थिक क्रांति आई। कुछ जागरूक सदस्यों और कर्मचारियों की सूझबूझ से हम लोगों ने एक मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाया और उसके चलते लगभग 250 करोड़ रुपया हमारे संगठन को मिला। हम लोगों ने वो भी इंसेंटिव और गवर्नमेंट टैक्स काट के हमारे पास इतने रुपए उस स्कीम से आ गए। उसके बाद से अब उस रुपये को बजाय इसके कि हम खर्च करने के लिए हम उस पर अगर पैसे की तंगी झेल चुके थे इतने लंबे वर्षों तक, तो वित्तीय अनुशासन स्थापित करते, हम उसे अर्पण फंड घोषित करके और उसी के ब्याज से संगठन चलाने की सोच से तो शायद ये कारवां लंबा चलता। लेकिन अलग अलग जब पैसा आता है, मद आता है, शक्ति आती है, ताकत आता है, तो गुरूर दिया जाता है। उसी गुरूर की कड़ी में हमें तमाम ऐसी परियोजनाओं का हमारे संगठन के या संगठन के संचालकों का कोई अनुभव नहीं था। यही कारण है कि हमारे एक से एक परियोजनाएं फ्लॉप से फ्लॉप होती गई। चाहे वो TRC की परियोजना रही हो, ब्रेल प्रेस परियोजना हमारी ठीक चल रही है, हालांकि वो भी दबाव में ही रहती है, लेकिन फिर भी ठीक चल रही है। और सबसे ज़्यादा हमारा खर्च ऑर्गेनाइजेशन के संचालन पर ही हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, जिससे हम संबद्ध हैं, उसे भी दान देने के लायक बने। और सबसे ज़्यादा दुरुपयोग पैसे का हमारे चुनाव में होने लगा। एक समय था सन 2000 में हमारा 2000 और 2004 में प्रांतीय चुनाव हमारा जो हुआ था वो कंप्यूटराइज सिस्टम से हुआ था। हम लोग इतनी आधुनिकता की ओर बढ़ गए। उसके बाद लेकिन उसमें गड़बड़ियों की संभावनाएं नहीं बन पाती, मनमानी नहीं चल पाती थी। इसलिए हम लोगों ने ब्रेल पेपर की ही निरंतरता को बरकरार रखा, जो वास्तव में सच पूछिए तो व्यवहारिक धरातल पर सही नहीं है। लेकिन उसमें जो सत्ता में काबिज लोग हैं, उन सत्ता के काबिज लोगों की निरंतरता सुनिश्चित हो सकती है। आज उसकी लोकप्रियता इतनी घटती जा रही है, मुझे बहुत तकलीफ है, रोना आता है, क्योंकि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इस संगठन के चलते 495 पद सृजित कराए गए। अभी अधिनियम के प्रख्यापन के पूर्व 31 पद 81 में 7 सितंबर को गवर्नमेंट ने दिए थे। 213 पद हमें 8 जून 82 के आदेश पर मिले और 28 जून 89 को हमारे यहाँ जो है पद मिले थे 251, यानी कुल हो गए 495। आज हमारे गुरूर हमारे आर्थिक यानी खर्चे के निभाने के उल्टे तरीके और हमारे एक छत्र राज्य की लालसा यहाँ तक पहुँच गई है कि जो पद हमारे लिए बनाए गए थे, अधिनियम में व्यवस्था भी है कि जो सुविधाएं हमारे लिए बनाई जाएंगी उसे कभी ख़त्म नहीं किया जाएगा, बढ़ाई जा सकती है, घटाई नहीं जाएंगी। लेकिन बावजूद इसके कि हमारे लोकप्रिय एक समय के हमारे पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक एडवोकेट संतोष कुमार रुंगटा जी, जो उदाहरण हुआ करते थे हमारे संगठन के संचालन के लिए या दिशा देने के लिए, दिशा सड़क से संसद तक का रास्ता हमने उनसे सीखा। ऐसे यशस्वी राष्ट्रीय महासचिव इतने ज़्यादा गुमराह कैसे हो गए कि आज हमारा जो प्रांतीय चुनाव हो रहा है उसमें तमाम भ्रांतियां हमारे बारे में फैलाई जा रही हैं और उसकी गरिमा निरंतर घटती जा रही है। मैं स्पष्ट कर दूं
बहुत ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत जरूर है। हमारे यहाँ एक पद अध्यक्ष का ब्रांच में 4 उपाध्यक्ष, जिसमें एक महिला उपाध्यक्ष का होना अनिवार्य होता है, एक महासचिव, 4 सचिव जिसमें एक युवा सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष और 7 कार्यकारिणी सदस्य इस बॉडी में होते हैं। चुनाव की घोषणा हुई। चुनाव में पर मेंबरशिप की रिन्यूअल, रजिस्ट्रेशन, नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन पत्रों की जांच, सारी प्रक्रियाएं संचालित थी। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने सार्वजनिक रूप से व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बताया था कि इस बार हम किसी भी निर्वाचन में भाग लेने वाले साथी का पर्चा नहीं रद्द होने देंगे। लेकिन हुआ अब ऐसे में किसी फिल्म का डायलॉग है, हमारे आज के राष्ट्रीय महासचिव जी की दशा ये हो गई है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। आज जितने पद हमारे यहाँ ब्रांच में हमने बताए आपको, उतने भी नामांकन वैध नहीं पाए गए, पहला अवसर है। और प्रतिपक्ष की ओर से जो भी पर्चे आए, मैं खुद एक प्रत्याशी था अध्यक्ष पद का, वासुदेव गिरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम वासुदेव गिरी है। मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ, यहाँ प्रदेश में तो कई लोग मुझे एडवोकेसी किंग के नाम से संबोधित करके मुझे गौरवान्वित करते हैं। लेकिन हमारे स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, उन्हें पता नहीं क्या समस्या है हमसे कि वो नहीं चाहते कि मैं संगठन के किसी पद पे रहूँ। हमारे प्रांतीय महासचिव जी ने एक बार लिख के दिया मुझे कि आप संघ के कार्यालय में तय करिए। खैर, मैंने उसका भी सम्मान किया। एक बार मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने संघ का लेटर हेड चुराया है। आज के स्क्रीन प्रिंटिंग और कलर प्रिंटिंग के युग में किसी व्यक्ति को किसी संगठन का लेटर हेड चुराने की क्या ज़रूरत पड़ सकती है, और ऐसा मैं क्या उसका उपयोग करता जो संघ के उद्देश्यों के विपरीत होता। और जबकि अगर संघ के उद्देश्यों के विपरीत काम ना करे तो कोई भी करे, उसको सराहा जाना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन हमारे यहाँ नियम है, अध्यक्ष और महासचिव पद के ब्लाइंड उम्मीदवारों को 3-3 जिलों के 5-5 समर्थक और 5-5 प्रस्तावक और अनुमोदक, कुल 10 लोगों से प्रस्ताव का अनुमोदन और प्रस्ताव कराना होता है। उस पर सहमति उम्मीदवार देता है। लेकिन हमने 3 से अधिक जनपदों के 10 प्रतिनिधियों से अपने नामों का समर्थन और अनुमोदन कराया। कहा जाता है उनमें से हमारे प्रस्तावकों की सूची में 6ठे नंबर पर हमारे एक साथी थे प्रिंसिपाल जी। उनकी सहमति तो थी, लेकिन उन्होंने ये लिख के दिया कि मेरी सहमति नहीं थी, मेरा अंगूठा फर्जी लगा हुआ है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि संगठन में अब तक की परंपरा ये रही है कि कभी भी सारे हस्ताक्षर, चूँकि ज़्यादातर ब्लाइंडों पर आधारित है संगठन है, ब्लाइंड लोगों के, दृष्टिहीन लोगों के, तो उनके हस्ताक्षर नहीं अंगूठे होते हैं। और अंगूठे इस भावना से लगवाते रहे हैं लोग कि यदि किसी ने अपना सिग्नेचर डिनाई नहीं किया तो वो माने है। उनके खुद के फिजिकल अपीयरेंस के बिना ही उनके अंगूठे लगाते जाते रहे हैं। मैंने भी सच पूछे तो वास्तव में इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मैं इस पर के विवाद में नहीं जाना चाहता। अगर ये गलती है तो मैंने ये गलती की, ये मानता हूँ कि मैंने उनकी सहमति लेकर के और मैंने उनका नाम, उनके हस्ताक्षर यानी अंगूठा लगाया अपने अभ्यर्थन पे। लेकिन उनका अगर सच कुछ ये नियम से अगर देखा जाए, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी की सोच रही है, कहते भी रहे हैं, या पहले मैं भी चुनाव लड़ा हूँ वो भी चुनाव लड़ते रहे हैं, तो ऐसा माना गया, किया गया है
कि अगर ब्लाइंडनेस के कारण कोई कमी रह जाती है, किसी कन्वीनियंस के कारण जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अगर सही आ गई है तो उसके नामांकन रद्द न किए जाए, ये मान्यता शुरू की रही है। तो जब पाँच प्रस्तावक समर्थक चाहिए थे और हमने 10 पूरे कर लिए थे, 11वें की आपत्ति करने पर नामांकन रद्द करने की मुहिम चलाना और उसको अलग अलग भ्रांतियों फैला करके लोगों से अलग अलग बातें कहलवाना कि मैंने फर्जी काम किया है, मुझे बदनाम करने की साजिश करना निश्चित रूप से मेरे आत्मा को कचोट गया और मैं 2-3 दिन तक डिप्रेशन की अवस्था रही मेरी, क्योंकि मैं इस आरोप का उम्मीद नहीं करता था। और अब जब लगभग मात्र एक पद के लिए उस बारे में भी मैं बता दूं कि मैंने जिन लोगों से अब समर्थन और अनुमोदन और प्रपोजल कराए थे उनमें 4 लोगों से इन्होंने, हमारे प्रांतीय साथियों ने जो प्रांत में अभी काबिज हैं, जो अभी महासचिव हैं, उन लोगों ने मिलजुल के या जो वर्तमान आगामी कार्यावधि के लिए अधिकारी होने वाले हैं, उन लोगों ने दबाव बनाया और हमारे फतेहपुर के साथी नासिर खान, कानपुर की एक महिला हैं श्रीमती संध्या शुक्ला, उनसे इन्होंने भी कहा कि आप अपना नाम मना करो। इवन एक साथी से और कहा था जिसने पहले ही नामांकन समिति को लिख के दे दिया, उसका नाम तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया था, कि मेरे नाम से कोई अनुमोदन और प्रस्ताव आता है तो उसे स्वीकारा न जाए, मैंने किसी का नाम के प्रस्ताव या समर्थन नहीं किया। अब सवाल ये बनता है कि अगर एक एक करके ऐसा संगठन जिसके चुनाव राजनीतिक दलों से भी जटिल बना दिए गए हों, ऐसा संगठन जो प्रेशर ग्रुप का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन रहा है और जिसके अचीवमेंट इतने हैं, प्रेशर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने वाला इस समय कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आता है, केवल एनएफबी की एक पहचान थी। जो इसको और या एनएफबी से जो लोग नाराज़ होके, जो लोग हमारी तरह हतोत्साहित करके विमुक्त कर दिए गए संगठन से, वो लोग या तो एडवोकेसी के लिए काम करते रहे हैं या एनएफबी काम करती रही है। एनएफबी के वर्तमान मैं आपको बताऊं, चाहे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधिकारों, आच्छादित अधिकारों की बात करूं, या जो लोग इन 495 लोगों पोस्टों पर चयन होकर आए हैं, उनके कर्मचारी हितों की बात करूं, सारे हितों के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ शाखा उत्तर प्रदेश यहाँ पूरी तरह से तन्मयता से काम करे या न करे, लेकिन उसके नाम का काम, उन सिद्धांतों पर काम करने वाले, उस सिद्धांत पे आस्था रखने वाले लोग सक्रिय रहे। और कारण यही कारण है कि आज 22 अगस्त 18 को हमारा वाहन भत्ता पुनरीक्षित हुआ। वाहन भत्ता के स्वीकृति से लेके, वाहन भत्ता की शुरुआत से लेके वाहन भत्ता के जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, सब राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की मांग पे हुई है। कर्मचारी हितों के लिए जो भी काम हुए हैं, जैसे सभा समारोह के लिए 10 विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का मामला हो, चाहे वार्षिक स्थानांतरण नीति से मुक्त रखे जाने का मामला हो, और चाहे और साथियों को रियायत देने का मामला हो, यूपीएसआरटीसी के बस कंसेशन का मामला हो, जो भी काम हुए हैं, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ एक तरफ उदाहरण इस बात की है कि संघर्षशील ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एकमात्र पहचान बनाने में कामयाब हुई, और आज उसकी स्थिति यह है कि आज उतने उम्मीदवार भी वैध नहीं पाए जा रहे हैं, उतने उम्मीदवार भी चुन के नहीं आ पा रहे हैं इस संगठन में। आगामी चुनाव में जितने पद हैं, निश्चित रूप से खुले दिल से सोचने का आवश्यकता है कि हम समाज को या इस संगठन को कहाँ ले जा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, मैं पदाधिकारी इस संगठन का बनूं या न बनूं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनूं या न बनूं, मुझे संगठन अपना सदस्य रखे या न रखे, लेकिन
मैं पुरजोर अनुरोध करूंगा, बड़ी विनम्रता से, पूरे, कि वो आदर्श हमारे जब रास्ता भटकते हैं तो आत्मा को जोड़ती है। मित्रों, ये वही रूंगटा जी हैं जिनके संघर्ष की सिलसिला देहरादून में एक बलात्कार घटना, दृष्टिहीन के बलात्कार घटना से संज्ञान में आई कि उनकी क्षमता को लोगों ने सराहा। 1974 में एक शकुंतला नाम की प्रशिक्षिका थी देहरादून में, उनके साथ बलात्कार हुआ था और वो मामला काफ़ी गर्म हुआ था। वहाँ से आंदोलन की पृष्ठभूमि हमारी बनी और 78 में नारायण दत्त तिवारी जी के साथ हमारे NLB के लोग जेल में थे। मैं खुद 18 मई 79 को पहली बार इसी लखनऊ जेल में गया था, इसी संगठन के आंदोलन के लिए। और आज हम सुख सुविधाओं के इतने लोभी हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं, इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि ईश्वर हमें आत्मनिर्भरता तो दिया, लेकिन थोड़े से लालच के चक्कर में, क्या मेरे स्टेशन फीस ना देना पड़े, रिन्यूअल फीस ना देना पड़े, या हमें कृपापात पदाधिकारी बना दिया जाए, हम मार्ग भटक करके और उन उद्देश्यों के लिए लड़ने को भूलते जा रहे हैं जिन संघर्षों का रास्ता हमने बनाया था। मित्रों, इसी कड़ी में मैं बताऊंगा, हमारे संतोष कुमार रुंगटा जी ने 83 में 3 मुकदमा दर्ज किया था इस लखनऊ हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है। एक बैकलॉग पूर्ति के लिए किया था, एक प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए किया था और एक नेतृत्व कुर्सी बुलगरों को तकनीकी वेतनमान था। उस समय हम लोग दो मुकदमे में से एक कुर्सी बुलकर वाला मुकदमा जीत गए। बैकलॉग का मुकदमा 3 फरवरी 2008 को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद वो खारिज करा दिया गया और एक सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जो जनहित याचिका दायर की, उन्होंने भी वापस ले लिया। इसके बाद सन 17 में 6 जुलाई 16 को आप करिएगा 17 जुलाई को एक केस लगा हमारा प्रमोशन में रिजर्वेशन का। उसके पहले 5 जून को एक मीटिंग हुई सरकार में, तब राजीव कुमार साहब थे मुख्य सचिव इस प्रदेश के, उनके यहाँ मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो शासनादेश जारी किए गए हैं उसके प्रभावी अनुपालन से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। अभी इस आपके रीट को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग इसको वापस लें और इस पर क्या करें, हम इसका काम कर रहे हैं। और उसी आधार पर वो हमारा मुकदमा खारिज कर दिया गया। एक रीट जो दोबारा 2009 में भाई रुंगटा जी ने जारी किया हमारे मार्गदर्शक ने, जिसका नंबर है 6047 MB 2009, बड़ा अच्छा आदेश हुआ। पहले अंतरिम आदेश के लिए 26 नवंबर 2010 को सरकार के प्रमुख सचिव कार्मिक और प्रमुख सचिव विकलांग कल्याण RP सिंह जी और कुंवर फतेह बहादुर जी न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कराए गए थे और उन्होंने वायदा किया कि हाँ, हम 9 जुलाई 97 से अब तक जितने पदों पर भर्तियां हमने की हैं, चाहे प्रमोशन से चाहे सीधी भर्ती से, C और D श्रेणी के पदों में हम प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे और सीधी भर्ती में भी आरक्षण देंगे। उसके बैकलॉग, रोस्टर, मानदंडों में शिथिलता, यदि पद की उपलब्धता न हो तो अधिसंख्य पदों के सृजन आदि की तमाम व्यवस्थाएं की गई। उस रीट के पक्ष में सरकार ने तमाम आदेश जारी किए। कार्मिक विभाग ने मुख्य रूप से इस हेतु 3 फरवरी 2008, हालांकि इतवार था उस दिन के डेट में एक शासनादेश जारी किया। उसके बाद 3 फरवरी के शासनादेश के बाद विकलांग कल्याण विभाग ने 23 मई 2008 को शासनादेश जारी किया। 26 नवंबर 2008 के कोर्ट के ऑर्डर के कार्यान्वयन के लिए 3/12/2010 को शासनादेश जारी किया गया और विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर A, B, C, D चारों श्रेणियों के 1565 पद
सृजित करने के कैबिनेट ने निर्णय लिया, उसका 31 दिसंबर 2010 को शासनादेश जारी किया गया। 13 जनवरी 2011 को पदों के चिन्हांकन की एक लंबी सूची जारी हुई और उसके बाद 2-3 स्पष्टीकरण के बाद अभियान के लिए सरकार सर्कुलर जारी करती है, लेकिन उसका लाभ हमारे दृष्टिहीनों को, विकलांगों को वास्तविक रूप से होता नहीं है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है और मैं पुनर्विचार की इस अपने स्पष्टीकरण के साथ, पुनर्विचार की इस याचना के साथ मैं ये चाहूँगा कि मेरे, चाहे आप लोग मुझे दोषी माने, चाहे उन्हें अपने में पुनर्विचार के लिए अनुरोध करें, प्रेरित करें, इसी अपेक्षा के साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस संवर्ग के, इस वर्ग के, इस समुदाय के उत्थान के लिए, कम से कम बराबरी के अधिकार के लिए आप सबसे जो बन पड़े, सभा समारोह या विभिन्न तरीके से सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएं। और हाँ, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसी कड़ी में मेरा अब अधिक समर्पण हो गया है दिव्यांगम चैनल के, दिव्यांगम ये विकलांग साथी ट्रस्ट के द्वारा संचालित दिव्यांगम चैनल से, और मैं इस संगठन को से जुड़ के अपने उस मुहिम को आगे बढ़ाता रहूँगा। मैं उन लोगों को जिन्होंने मेरी वजह से भाई रुंगटा जी या उनके समर्थक टीम के लोगों से बैर लिया है या उनकी भावनाओं को आहत किया है, उन्हें संरक्षण में चाहे जैसे संभव होगा, मेरी जितनी क्षमता होगी उस क्षमता में देने के प्रयास की निरंतरता बनाए रखूँगा। मैं संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में पद पे आऊँ न आऊँ, कभी ना आऊँ या आऊँ, या संगठन में रहूँ न रहूँ, लेकिन संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मेरी वचनबद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। मैं निरंतर संघर्षरत, हर संगठनों में इस मुहिम के लिए कोई भी संगठन उठाएगा तो मैं अपना पूर्व की भांति योगदान करता रहूँगा। इसी ईश्वर मुझे इस पर मजबूती प्रदान करे, मुझे शक्ति दे। मैं इसी संकल्प और इसी संकल्प में अपने सहयोग की प्रार्थना याचना के साथ आप सबको ये पुनः याद दिलाना चाहूँगा कि दिव्यांगम चैनल के जो भी सक्रिय साथी हमारे मार्गदर्शक मंडल में हैं और जो लोग इसके लिए खुल के पूरे मनोयोग से सहयोग कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक समारोह आयोजित किया जा रहा है जो 21 अक्टूबर को सीतापुर रोड स्थित शिया कॉलेज के सभागार में आयोजित है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के लिए इस राज्य के कानून मंत्री श्रद्धेय ब्रिजेश पाठक जी ने सहमति दी है। उनके उपस्थिति में उन्हें अभिनंदन करेंगे और कुछ चुनिंदा बातें अपने से शेयर करेंगे, क्योंकि सरकार हर वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, करेगी, और उसी के कारण हम भी चाहते हैं कि अगर हमारे लिए हर जिले में कम से कम एक शिकायत पेटी विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जरूर हो कि हम अपनी जो समस्याएं नहीं सुलझ रही हैं उनको उस पेटी में रखें और वो जन सुनवाई के माध्यम से डीएम को पहुँचे और डीएम एक जन सुनवाई सिस्टम के हिसाब से उसके निराकरण करें। इस मांग के साथ मैं अपनी वाणी को, अपने आज के वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांगम चैनल, जय विकलांग साथी ट्रस्ट।